हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स में नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। देखिए, हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव वाले जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड थे सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, कुछ चीजें अभी वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं क्या, कुछ डेरिवेशंस हैं। कोई गोला है तो उसके केंद्र पर विभव कैसे कितना होगा, उसके बाहर विभव कितना होगा। ठीक है, वो चालक है अचालक है, ये सारे केसेस अभी बाकी हैं। इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव का मान निकालना होता है। ठीक है, गोलीय चालक हो, गोलीय अचालक हो, गोलीय कोष हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ गॉस के प्रमेय में हैंडल करेंगे। वहां पर भी हम हैंडल कर सकते थे लेकिन यहाँ हैंडल करेंगे क्योंकि यहाँ गॉस के थ्योरम में आसानी से वो सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखिए, गॉस के प्रमेय चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो हमें जानना होता है। ठीक है, जैसे पहली डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो एक टर्म आता है क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, या एरिया वेक्टर की बात की जाती है। तो देखिए, एरिया वेक्टर है क्या। एरिया वेक्टर का मतलब होता है कि क्षेत्रफल सदिश रूप में होगा। वेक्टर लग गया, वेक्टर का मतलब सदिश फॉर्म होगा। तो सदिश क्या होते हैं, सदिश का मतलब होता है कि ऐसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर बोला गया है मतलब क्षेत्रफल एक परिमाण भी होगा इसके पास, मतलब क्षेत्रफल का परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अच्छा, क्षेत्रफल वेक्टर में दिशा को आप ध्यान देना जरूरी रखिएगा कि इसकी दिशा किधर होगी। जैसे हम इस क्षेत्र की बात करें और इधर से वैद्युत लाइंस जा रही हूं, तो जो इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो इस क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर होगी। लंबवत बाहर की ओर। अगर ये मेरा हाथ होता, ठीक है, इधर से वैद्युत रेखाएं जा रही होती, वैद्युत बल रेखाएं, तो हमारा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल वेक्टर किधर होता, इधर बाहर की तरफ। जिस तल से इंटर करेगा, जैसे यहां से अगर इंटर कर रहा होता तो क्षेत्रफल वेक्टर इस तरफ हो जाता, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। क्षेत्रफल वेक्टर एक समतलीय क्षेत्रफल का परिमाण, एक समतलीय क्षेत्रफल का परिमाण एवं एवं उस क्षेत्र के अभिलंबवत एकक सदिश का गुणनफल होता है। देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये एरिया हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जो भी इसका एरिया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परिमाण। जो भी एरिया है इसका वो हो गया परिमाण। और अभिलंबवत बाहर की ओर, जैसे ये तल है तो इस तल पर मैं अगर बात करूं तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, क्या, अभिलंबवत बाहर की तरफ एकक सदिश है। ये तल है, मान लीजिए वैद्युत लाइन ऐसे जा रही है, तो इस पर जो एकक मतलब जो इसका एकांक वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होगा वो ऐसे होगा। हमने इसको ऊपर की तरफ दिखाया, ऊपर का मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे वैद्युत लाइन जा रही है तो क्या होगा, वैद्युत लाइंस जो जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, इस क्षेत्रफल वेक्टर का मान कैसे आप बोलेंगे, तो जो इसका परिमाण है, जो इसका परिमाण है वो क्या हो गया, इस एरिया वेक्टर का परिमाण, और लंबवत बाहर की ओर इसकी क्या होगी, दिशा। तो क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, उस क्षेत्रफल का, समतलीय क्षेत्रफल का परिमाण एवं उसके लंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणा। ठीक है, कहने का यह मतलब है कि अगर इसका परिमाण a होता तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर a, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इसका परिमाण a और इंटू एकक सदिश इसके लंबवत। ठीक है, एरिया वेक्टर ये हो गया, एरिया वेक्टर बराबर क्या होगा, उस एरिया का परिमाण, a क्या है, परिमाण है, ठीक है, और n कैप क्या है, अभिलंबवत, अभिलंबवत बाहर की ओर
एकक सदिश। देखिए एकक सदिश का मतलब उसका मान कितना होगा, 1। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर के बारे में क्या बोला मैंने कि कोई भी एरिया हो, समतलीय एरिया का क्षेत्रफल का परिमाण समतलीय एरिया के क्षेत्रफल के परिमाण तथा उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल क्षेत्रफल वेक्टर के बराबर होता है। क्षेत्रफल वेक्टर के बराबर होता है क्या क्या, फिर से सुनिए, एक लाइन की डेफिनेशन है, किसी समतलीय एरिया के क्षेत्रफल का परिमाण किसी समतलीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का परिमाण तथा उस क्षेत्र के अभिलंबवत एकक सदिश का गुणनफल उस क्षेत्रफल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर इस एरिया के क्षेत्रफल वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसका एरिया और इसी के अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर के। क्षेत्रफल वेक्टर किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल का परिमाण तथा क्षेत्रफल का परिमाण तथा क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल क्षेत्रफल वेक्टर के बराबर होता है। मतलब कोई भी क्षेत्रफल वेक्टर है तो उस क्षेत्रफल का परिमाण तथा अभिलंबवत बाहर की ओर, उस क्षेत्रफल से अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल वेक्टर के। ठीक है, आपको नोट डाउन ये नहीं करना है, ध्यान दीजिए, नोट करने के लिए मैं आपको लिखा हुआ अपने हाथ से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल वेक्टर आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल का परिमाण एवं अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल उस क्षेत्र के क्षेत्रफल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए दूसरी चीज जो अपनी बात करनी है वो होता है घन कोण। ठीक है, घन कोण सॉलिड एंगल, ये बात ध्यान दीजिए। घन कोण की अगर बात करें तो देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त है, कोई वृत्त है, ठीक है, अब वृत्त का ये चीज क्या है, ये है चाप। वृत्त का चाप केंद्र पर क्या अंतरित करता है, कोण। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर क्या बनाया जाता है, ठीक है, ये अगर वृत्त का चाप है, ठीक है, अगर ध्यान दीजिए ये क्या है, ये चाप है, ये भी क्या है, चाप है, तो ये वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर क्या बनाया जाता है, कोण। ठीक है, अच्छा, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर क्या बनता है, कोण। अब यही वृत्त ना होके अगर आपका सॉलिड स्फीयर हो जाए, ठीक है, मतलब गोला, क्या हो जाए, गोला। ठीक है, तो गोले के ऐसे मान लीजिए गोला है, गेंद टाइप का, गेंद, ये वृत्त नहीं है, ये 2D में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये आपका गोला है। तो मान लीजिए ये गोला का ये इतना क्या हो गया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, जो केंद्र पर कोण बनेगा उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया घन कोण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर तो आपको समझ में आ गया कि किसी एरिया का क्षेत्रफल तथा उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर। अब घन कोण की बारी है। घन कोण देखिए, जैसे कोण आप जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित होता है, वैसे आप क्या लिखेंगे कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, ये गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए गोला है, ठीक है, और गोले के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका क्या नाम दिया गया, घन कोण। ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण। अच्छा देखिए, वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पर कुल कोण बनता है वो कितना होता है, वृत्त के चाप द्वारा अगर पूरे चाप की बात की जाए तो कितना कोण बनता है, 2 पाई। यहां कुछ ऐसे 4 पाई आएगा, अभी मैं बता रहा हूं। तो देखिए इसे किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। थोड़ा सा कोण है तो क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। ठीक है, और इसका मान जो होता है वो बराबर होता है डी ए बाई आर स्क्वायर के। जैसे आपको ये ध्यान देना है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है, ठीक है, उसका मान किसके बराबर होता है, उसका मान बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या की। ठीक है, गोले के
सॉरी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसका मान होता है चाप बटे त्रिज्या, वैसे गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है घन कोण उसका मान होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या जो होगी उसका स्क्वायर। आपको ध्यान देना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, घन कोण की बात की जाए तो घन कोण की पहले डेफिनेशन क्या है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण, ठीक है। और घन कोण को हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब घन कोण क्या है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण। अब एक बात अगर ध्यान दीजिए, अगर हम कुल घन कोण निकालने की कोशिश करें तो देखिए कुल घन कोण कितना होगा, तो अगर ध्यान दीजिए तो ये डीए अभी थोड़ा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल था, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के, और नीचे और क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। घन कोण, कुल घन कोण कितना आ गया, कुल घन कोण आया 4 पाई। ये आपको ध्यान देना है कि सॉलिड एंगल, कंप्लीट सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई की, ऑब्जेक्टिव में एक बार बहुत पहले आया हुआ है, ठीक है। तो कुल घन कोण 4 पाई, लेकिन अगर वृत्त के केंद्र वाली बात की जाए तो ये कितना होता है 2 पाई, क्योंकि चाप का मान 2 पाई आर होगा, नीचे आर, आर और आर कट जाएगा, बचेगा कितना 2 पाई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कुल घन कोण का मान कितना होता है 4 पाई। आप देखिए एक बात और बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, घन कोण को थोड़ा और रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी पार्ट है। देखिए अगर ये हमारा गोले का केंद्र है, ठीक है, ये गोले का केंद्र है और आप यहां पर एरिया की बात करिए तो देखिए यहां पर तो पहले एकक सदिश जो अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा वो हो गया एन कैप, ठीक है, और इस क्षेत्रफल को इस तरफ मैं मान ले रहा हूं कि एन कैप और इस क्षेत्रफल के बीच जो एंगल है वो कितना है डीए, सॉरी जो डीए है उनके बीच में जो ये कोण है वो कितना है थीटा। आपको ये ध्यान देना है कि इस जगह, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो एकक सदिश है वो कितना है यन, और ये क्षेत्रफल जो है वो इस तरफ है डीए, ठीक है। इस डीए वेक्टर और यन के बीच में कोण अगर थीटा है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस तरफ, तो देखिए इस तरफ जो इस डीए का कंपोनेंट आएगा जो अभिलंबवत इस क्षेत्रफल के होगा उसकी वैल्यू होगी डीए कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए घन कोण को एक फॉर्म में और मिल सकता है, घन कोण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, घन कोण की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर डीए का कंपोनेंट n की तरफ हो जाएगा तो क्या होगा डीए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि घन कोण की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी कितनी, घन कोण की वैल्यू पढ़ी डीए बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर ये एरिया वेक्टर जो है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर एन कैप से थीटा एंगल पे हो तो उसका रिजोल्यूशन करके इसके साथ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा कॉस थीटा, तो घन कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है, ये तब होगा जब एन और डीए वेक्टर के बीच का कोण कितना हो थीटा, इसका इस तरफ कंपोनेंट कर लेंगे क्योंकि हमें इसके डायरेक्टली लंबवत चाहिए होता है। तो देखिए घन कोण आपको समझ में आ गया कि घन कोण क्या है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण, ये जो कोण बना है, ठीक है, वो क्या होगा घन कोण। अब देखिए इसको आप 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है, गोला है, ऐसे इतना पार्ट होगा, ऐसे ढेर सारे लाइंस आई हुई होंगी, यहाँ पर एक कोण बना हुआ होगा, उसका नाम क्या होगा घन कोण। तो देखिए आपको इतना तो समझ में आ गया कि घन कोण की वैल्यू डीए बाई आर स्क्वायर, अगर एन कैप और डीए वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो क्या होगा डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर मात्रक की बात करें तो देखिए कोण का मात्रक आप रेडियन लिखते हैं, ठीक है, और वैसे ही घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो घन कोण का मात्रक क्या है, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन,
कोण का मात्रक, बीमा कुछ नहीं, मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम लोग ध्यान दें कि डी ओमेगा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, डी ए बाई आर स्क्वायर, डी ए बाई आर स्क्वायर। तो अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि एक स्टेरेडियन की परिभाषा बताइए, किसकी डेफिनेशन बतानी है, एक स्टेरेडियन। तो देखिए परिभाषा आपको लिखा हुआ सब मिलेगा, ध्यान से सुनिए। अब एक स्टेरेडियन कब होगा, जब डी ए भी 1 हो जाए और आर स्क्वायर भी 1 हो जाए। तो देखिए अगर डी ए 1 हो गया, आर स्क्वायर भी 1 हो गया, तो एक एक कट के कितना आएगा, एक ही आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वो घनकोण है, एक स्टेरेडियन वो घनकोण है जो गोले के केंद्र द्वारा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया जाता है, गोले के केंद्र पर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया जाता है जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। मतलब डीए की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आर स्क्वायर के। अगर डीए आर स्क्वायर के बराबर हो गया तो आप ध्यान दीजिए डी ओमेगा क्या होगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 1। मतलब डी ओमेगा जो आपका घन कोण है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक स्टेरेडियन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। एक स्टेरेडियन वो घन कोण है, ठीक है, एक स्टेरेडियन गोले के केंद्र पर वो घन कोण है जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बनाया जाता है जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। मतलब ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है वो किसके बराबर हो, आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा, 1। तो एक स्टेरेडियन का मतलब वो घनकोण जो गोले के केंद्र पर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया जाता है जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो तीन चीजें यहाँ पर अभी हम लोगों ने सीखी। एक एरिया वेक्टर सीखा, एरिया वेक्टर क्या है, कोई एरिया तथा उसके अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल क्या होता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, कोई एरिया, कोई क्षेत्रफल, कोई समतलीय क्षेत्रफल का परिमाण तथा एकक सदिश अभिलंबवत बाहर की ओर के गुणनफल को उस क्षेत्र का एरिया वेक्टर कहते हैं। कोई भी प्लेन एरिया हो गया, उस प्लेन एरिया का क्षेत्रफल का परिमाण और उसके अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल क्या हो गया, हमारा एरिया वेक्टर। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी घनकोण। ठीक है, घनकोण क्या है, घनकोण हम लोगों ने पढ़ा कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण। तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। और एक स्टेरेडियन की परिभाषा पढ़ा कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो घन कोण कितना होगा, एक स्टेरेडियन। ये बात हो गई। अब देखिए इसके आगे एक टर्म और आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। देखिए इसकी मात्रक इसी बार पहला क्वेश्चन ही फिजिक्स का था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपके बोर्ड पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछा गया था कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वो भी अभी आगे डिस्कस करते रहे। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स देखिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मैं पहले आपको बता रहा हूं फिर सुनिए, फिर आपको लिखा हुआ भी प्रोवाइड होगा, आप 2-3 बार सुनेंगे, हम बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ के, ठीक है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है, देखिए हमने इससे पहले आपको बता रखा है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इस काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, इस काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत क्या हो रही है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, कहां पर भैया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, हमने वैद्युत क्षेत्र ऐसे मान लिया कि यहां है ऐसे, ठीक, और यहां पर एक मैंने काल्पनिक पृष्ठ अज्यूम किया और उससे अभिलंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी,
ठीक है, उसी का क्या नाम है, वैद्युत फ्लक्स। मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या है, ये आपके वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को निरूपित करता है। मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे किससे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। कहने का मतलब जो फाई ई का मान होता है, ठीक है, वो ई मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका समाकलन कर दीजिए। ठीक है, समाकलन पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ई का डीए और ये इंटीग्रेशन का साइन कर दीजिए। फाई लगा दिए तो एक क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। अगर आप फाई नहीं लगाए हैं तो यहाँ ए लिख दीजिए। मतलब कि टोटल एरिया का इंटीग्रेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन कर दीजिए, तो उसी के बराबर होता है क्या, हमारा वैद्युत फ्लक्स। फिर से सुनिए, दो चीजें मैं बता रहा हूं, उतना आपको ध्यान देना है। पहले तो ये कि वैद्युत फ्लक्स है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहां पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये हमने क्या ले लिया, कोई काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। मतलब ई का समाकलन कर दीजिए क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, तो जो चीज आएगी उसे हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। फिर से सुनिए एक बार, फिर याद तो हो ही जाएगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, मतलब फाई ई बराबर ई डॉट डी का समाकलन। अच्छा, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट हो तो क्या होगा, देखिए फाई ई बराबर ये कांस्टेंट है, तो जब समाकलन करते हैं जो कोई कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर कर लेते हैं, और डॉट यहाँ क्या हुआ, डीए, और यहाँ पर ए है, तो डीए का समाकलन करेंगे तो ए मिल जाएगा। मतलब फाई ई की जो वैल्यू होती है वो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के बराबर होती है। मतलब फाई ई की वैल्यू ई डॉट डीए के बराबर होती है। इसी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ई मॉड ए और क्या रहेगा, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वैसे ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एरिया वेक्टर के बीच का कोण। तो देखिए ये चीज आपको मिल गई, ये भी आपको मिल गया, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो मात्रक क्या होगा, फाई का जो मात्रक ई का और ए का हो दोनों को गुणा कर दीजिए। तो देखिए ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते थे। वोल्ट पर मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये से कट गया। मात्रक क्या निकल के आया, वोल्ट मीटर। यही आपके पहला क्वेश्चन था, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन पहला दिया हुआ था वेबर, जो कि चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ठीक है, अधिकतर लोग यही याद किए रहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और पूछा गया था वैद्युत फ्लक्स, ऑप्शन पहला दिया हुआ था वेबर। वेबर ही अधिकतर लोगों ने लगाया होगा, जो कम पढ़े हुए होंगे। ठीक है, जो अच्छे से पढ़े हुए होंगे उनसे गड़बड़ी नहीं होगी। तो देखिए क्या मात्रक आया, वोल्ट पर मीटर। अब देखिए अगर इसकी विमा की बात की जाए, वैद्युत फ्लक्स की विमा, वैद्युत फ्लक्स की विमा, तो देखिए वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, और जूल
पर कूलाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, मीटर। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जूल की विमा होती है यम यल स्क्वायर टी पर पावर -2, कूलाम की विमा होती है 80, और एक क्या है, यल, दूरी विमा क्या हुई, यल। तो देखिए सब मिला के क्या मिलेगा, यम यल स्क्वायर और यल क्या हो जाएगा, यल क्यूब, यम यल क्यूब, टी पर पावर -2 है, एक और जाएगा तो टी पर पावर -3, ए ऊपर जाएगा ए पर पावर -1, मतलब क्या मिलेगा, यम एल क्यूब टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। आराम से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तीन चीजें यहां से हम लोगों ने सीखी, चार, फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उसके अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणनफल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब जैसे ये इसका अगर बोला जाए कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो ये पूरा क्षेत्रफल इस बोर्ड का, ठीक है, इसकी दिशा किस तरफ होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर। ये पूरा पृष्ठ का परिमाण क्षेत्रफल का और इसके अभिलंबवत बाहर की ओर वेक्टर ले लिया जाए, एकक सदिश, वही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर। मतलब क्या है कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण तथा उसके अभिलंबवत बाहर की ओर एकक सदिश का गुणा क्षेत्रफल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या लिखा, घन कोण, ठीक है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण, ठीक है। गोले का जैसे गोला है, यहां से कोई थोड़ा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया गया, यहाँ केंद्र पर जो कोण बनाया गया गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, वो क्या कहलाएगा, घन कोण। चलिए ये बात भी हो गई। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन की परिभाषा हम लोगों ने लिखा क्या, कि गोले के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया वो कोण जब गोले का क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ठीक है। मतलब गोले के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया वो कोण जब गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो हमारा घन कोण का मान 1 स्टेरेडियन होता है। अब उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। फाई ई बराबर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, यही आपका वैद्युत फ्लक्स का समाकलन रूप है। अगर ई कांस्टेंट हो गया तो ई को बाहर, डी ए का समाकलन ए, मतलब फाई ई का मान ई डॉट डी ए के बराबर होता है। इसकी मात्रक निकाले तो वोल्ट मीटर निकल के आया। अगर इसी को न्यूटन पर कूलाम में कन्वर्ट किए होते तो क्या होता, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये भी किसका मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का। और वोल्ट मीटर भी हुआ। बीमा हम लोगों ने निकाला यम एल क्यूब टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स तो हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब आपको क्वेश्चन इस पर मिल सकता है वैद्युत फ्लक्स पर कि ई दिया हुआ हो और एरिया वेक्टर दिया हुआ हो, ई दिया हुआ हो और एरिया वेक्टर दिया हुआ हो, और आपसे पूछ ले कि वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान ज्ञात करो यदि वेक्टर ई बराबर 2i + 10j -8 के और क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 5j। देखिए आंसर में सबसे पहले क्या होता है, गिवन दैट, क्या हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर ई बराबर 2i 10j -8 के, वेक्टर ए बराबर 5j। हम लिखेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स फाई, लिखेंगे सिंस फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। देखिए वेक्टर ई का मान कितना है, 2i 10j -8 के, डॉट वेक्टर ए का मान कितना है
5j। तो देखिए आई है नहीं यहाँ, तो आई का आई से मल्टीप्लाई करके 1 होता है, बाकी 0, मतलब इस j का j से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50। अभी मात्रक हम लोगों ने निकाला था क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये अपना वैद्युत फ्लक्स हो गया। देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट तो आ ही रहा होगा, क्लास 11th में आप सीखे होंगे कि j का j से गुणा करते हैं, आई है नहीं तो आई का आई से नहीं करेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, j का j से करेंगे, k का k से। तो ये j के आगे 5 है, यहाँ j के आगे 10 है, नहीं दोनों गुणा कर दीजिए, बाकी 0 रहेगा, 10 बचे 50 वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके बुक में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उनको करिएगा। अब देखिए आगे मैं बताने जा रहा हूँ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या था और उसका हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए गॉस का प्रमेय क्या है। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई आवेश हो और उसको चारों तरफ से क्या कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए। कोई आवेश है और उसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, तो उस बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब उस बंद पृष्ठ से जो बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, एप्सिलॉन आप जानते हैं क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यही इनका स्टेटमेंट था। क्या था, फिर से सुनिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई ई का मान जो होगा वो होगा Q इंटू 1/ε। ठीक, मतलब क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q/ε0, जहां Q क्या है, उस पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश, और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आपको ये ध्यान रखना है, गॉस का प्रमेय यही है क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं, जैसे ये मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ आवेश है Q1, यहाँ क्या है Q2, यहाँ क्या है Q3, और यहाँ बाहर है Q4। ठीक, यहाँ क्या है प्लस Q6। तो पूछा जाए कि इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर होगा, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ध्यान दीजिएगा, वो वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, संपूर्ण आवेश का 1/ε0, लेकिन जो उसके अंदर है Q1 Q2 और Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और बटे क्या कर देंगे ε0। अगर मान लीजिए कि ये Q2 ना होके माइनस Q2 होता तो यहाँ क्या कर देते, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बटे ε0। बाहर वाले आवेश को नहीं लेना है, आवेश कहाँ का होना चाहिए, अंदर। तो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का क्या होगा, 1/ε0 होना, क्या, हमारा वैद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारा क्या है, गॉस थ्योरम। ठीक, तो ये तो अपना स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट के आगे हम लोग इसके प्रूविंग को लिख रहे हैं। देखिए टाइमिंग थोड़ा एक बार देखने तो फिर बता रहा हूँ प्रूफ करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए चलो प्रूफ करते हैं, 34 मिनट हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले ये मान ले रहे हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है प्लस Q। ठीक है, जो एक बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, रखा हुआ है। ठीक है, माना एक प्लस Q आवेश बिंदु O पर, ठीक है, रखा हुआ है। ठीक है, बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ये r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या हो गया, P। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, मान लीजिए वेक्टर ही।
और n जो होगा वो इस तरफ होगा, n कैप। दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहले तो हम इसमें मानेंगे प्रूफ में, क्या प्रूफ में मानेंगे, ध्यान दीजिए कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है और जो कि एक पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ है। इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, ठीक है, जहां पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान दीजिए तो आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा, देखिए डी फाई ई, ठीक है, ये छोटे से वैद्युत फ्लक्स जो निकल रहा है डी फाई ई किसके बराबर होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ई डॉट डी ए, यही तो पढ़ा गया है, ई डॉट डी ए, ठीक। अब ई डॉट डी ए हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहां से आगे ध्यान दीजिए, डी फाई ई, वेक्टर ई की अगर यहां से बात करें तो देखिए r मीटर की दूरी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे r स्क्वायर। अच्छा एक लाइन और मैं यहां पहले लिख दूं, देखो E डॉट डी है तो क्या होगा, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि E डॉट डी ए क्या होगा, E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। देखिए जैसे अगर कहीं वेक्टर A इंटू वेक्टर B होता है तो क्या होता है, मॉड A मॉड B कॉस थीटा, वैसे यहाँ क्या होगा, E डॉट डी ए, E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हमें ये पता है कि E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे r स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर। तो देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ पर रख दें तो देखिए d फाई E का मान कितना हुआ, E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे r स्क्वायर और क्या है dA cos थीटा। अब देखिए एक बात और आगे ध्यान दीजिए, ये अभी अपना क्या है d फाई E, देखिए q डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक जगह कर ले रहे हैं, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर थोड़ा ध्यान दीजिए dA cos थीटा बाई r स्क्वायर, dA cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये dA cos थीटा बाई r स्क्वायर किसके बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है, ये d ओमेगा बराबर होता है। तो d फाई E बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपना क्या हो गया d ओमेगा। अगर आगे हम लिखें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E, तो देखिए इसी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, d फाई E का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब अगर d फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई E के, और देखिए q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, d ओमेगा का क्या होगा इंटीग्रेशन। अच्छा d ओमेगा का इंटीग्रेशन करके मतलब कुल घन कोण, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है, कि कुल घन कोण की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 पाई की। तो ये 4 पाई क्या हुआ, कट गया, फाई E बराबर कितना आ गया, q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, कहानी खत्म हो गई। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आप फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या गॉस का प्रमेय क्या है, आपको पहले लिखने के लिए बोलूंगा, जो मैं दूंगा पेज वो पहले लिखिएगा, फिर इसको 2 बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। मतलब क्या है, अर्थात फाई E बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये अगर बंद पृष्ठ है तो इस बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या माना कि माना एक बिंदु आवेश q जो बिंदु O पर रखा है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा d फाई क्या है, ये बराबर होता है
ई और जो वेक्टर ई है और जो हमारा एरिया वेक्टर ये इस तरफ है एरिया वेक्टर डी ए, ठीक है, इधर एन की तरफ होगा तो ये क्या होगा एन इंटू डी ए, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर और ई के बीच का कोण है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई डॉट डी ए, तो देखिए डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए क्या होगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और हम लोग को पता है कि ई का मान किसी बिंदु आवेश के कारण आर मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो देखिए इधर डी फाई ई के जगह क्या लिख देंगे 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर ई के जगह पे हो गया, और फिर क्या है डी ए और फिर क्या है कॉस थीटा। देखिए डी फाई अब यहां से अगर आप ध्यान दीजिए तो Q/4πε0 को एक साथ कर लिए और डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। ये डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले घन कोण की परिभाषा पढ़े थे कि किसके बराबर होता है डी ओमेगा के। तो आगे ध्यान दीजिए डी फाई बराबर क्या हुआ Q/4πε0 डी ओमेगा। अगर हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल फाई, तो हमें क्या करना होगा टोटल वैद्युत फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो इसी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा Q/4πε0 डी ओमेगा। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई ई संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स Q/4πε क्या है कांस्टेंट, डी ओमेगा कुल घन कोण क्या आएगा कुल घन कोण। तो देखिए Q/4πε0 और कुल घन कोण हम बताएं कितना होता है 4 पाई क्या हुआ कट गया, फाई ई का मान आ गया Q/ε0, ठीक है। यहां तक प्रूफ कर लेना, इसको 2-3 बार आप कम से कम करिएगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना याद करिएगा क्योंकि इसको आपको मेमोराइज भी करना है, ठीक है। आपके यहाँ बोर्ड में पूछा जाता है, एकदम सही तरीके से आप कर लीजिएगा। मैं लिखा हुआ है हैंड नोट प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, वैसे ही आप लिखिएगा, सेम चीज है यहाँ पर। अब आप कॉपी मत करिए, आराम से वहां देखिएगा, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आगे अभी इस पर बहुत सारी डिटेलिंग बाकी है, वो अगली क्लास में कल डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इतना भी आप करिए, आगे कल देखा जाएगा। थैंक यू।